बच्चों, सो दिस इज़ योर एजुकेटर आदर्श राज एंड बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन फॉर क्लास 11th। एंड लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने कवर किया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसके अंदर हमने अलग अलग रिजिड बॉडीज़ की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल रॉड के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। तो इन सब का हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो बेटा आप समझिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या क्या मतलब है। सपोज करो हमारे पास कोई मास है m, ठीक है, और इस मास से किसी डिस्टेंस r पे कोई पॉइंट है p। अब आपको इस पॉइंट P पे कोई दूसरा मास पार्टिकल लेके आना है, एक मास ऑब्जेक्ट लेके आना है। तो होता क्या है, सपोज करो कि आपका मास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे। तो जब आप इन्फिनिटी से इसको लेके आओगे यहाँ पे, तो इसके लिए आपको एक वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और यही वर्क डन जो है वो इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। तो हमें बेसिकली जो वर्क डन है वो निकालना होता है, वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम सपोज करेंगे कि हमारे पास कोई m मास का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जिससे एक पॉइंट है p r डिस्टेंस पे, और x डिस्टेंस पे कोई दूसरा m नॉट पॉइंट पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब सपोज करिए कि हमें इस पार्टिकल को लेके आना है इस पॉइंट p पे। तो हमें क्या करना है बच्चों? सबसे पहले अगर हम बात करें द फोर्स एक्टिंग ऑन m नॉट ड्यू टू m, ठीक है। तो अगर इस टेस्ट मास पे अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें m की वजह से, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और वो कितना होगा बच्चों? g m नॉट अपॉन में x स्क्वायर। नाउ डिस्प्लेस द m नॉट थ्रू dx। हम इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, एक छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट इसको देते हैं बच्चों, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं? dx डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो इस dx डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा बच्चों? वो आएगा dw, और उसकी वैल्यू होगी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास फोर्स की वैल्यू है बच्चों g m नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है। हमें निकालना है वर्क डन पर यूनिट मास। तो हम यहां से ले आएंगे बच्चों dw अपॉन में m नॉट, दैट इज इक्वल टू gm इंटू एक्स की पावर -2 इंटू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे बच्चों वर्क डन 0 से w तक इंटीग्रेट हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, हमें पार्टिकल को कहाँ से लाना था? इन्फिनिटी से, और कहाँ तक लाना था? r डिस्टेंस तक लाना था। तो हम इन्फिनिटी से r ले आएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आ गया वर्क डन पर यूनिट मास, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? पोटेंशियल, एंड दैट इज इक्वल टू gm, बाहर आ जाएगा, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा बच्चों -1/x। आई होप आपको इंटीग्रेशन आती होगी। कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1/x। उसको ही यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बच्चों। तो gm -1/x इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आ गया v इज इक्वल टू -gm, और हमारे पास आ गया 1/r -1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई -gm अपॉन में r। तो किसी भी m मास पार्टिकल की वजह से
किसी भी m मास पार्टिकल की वजह से उससे किसी डिस्टेंस r पे जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो कितना होगा -gm/r। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्या होगा? नेगेटिव आएगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मास कभी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नहीं आता। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे। तो ये तो था हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। एक पॉइंट मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आपकी आ चुकी है -gm/r। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक पॉइंट पार्टिकल की वजह से निकाल सकते हैं तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, n नंबर ऑफ मासेस या मास बॉडीज़ की वजह से भी निकाल सकते हैं। तो अगर बच्चों आपसे पूछा जाए ड्यू टू n नंबर ऑफ मास बॉडीज़ या पॉइंट मासेस, ड्यू टू n नंबर ऑफ मास बॉडीज़, तो ड्यू टू n नंबर ऑफ मास बॉडीज़ अगर हम लें बच्चों तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है v इज इक्वल टू -gm/r। ये बच्चों पोटेंशियल एक वर्क डन है बेसिकली, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं तो आप क्या करेंगे, जो आपका नेट पोटेंशियल आएगा एट एनी पॉइंट, आप जिस भी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं वो क्या आएगा, आप सारे के सारे जो आपके पास पॉइंट मासेस हैं उनकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और उन सारे पोटेंशियल्स को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड करते चले जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम उसको सीधा ऐड कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं? सीधा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई सुपर पोजिशन आपको प्रिंसिपल नहीं लगाना। इसमें आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप उसको सारे के सारे n की वजह से निकालेंगे, जितने भी आपके पास हैं। मान लीजिए 4 पार्टिकल हैं तो सबकी वजह से निकालो और उसको सीधा ऐड कर दो। ठीक है, अब आते हैं बच्चों फैक्चुअल पॉइंट्स पे जो हमारे से पूछे जाते हैं पेपर में और हमें याद रखना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म रिंग, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग। बच्चों हम लोगों ने रिंग की वजह से वो भी देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म रिंग। तो हम सबसे पहले बच्चों एक रिंग ले लेते हैं। ये हमारे पास एक रिंग हो गई। ये रिंग यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि इसका जो मास है वो मास टोटली इसके सरकमफेरेंस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इसीलिए हम इसे यूनिफॉर्म रिंग बोलते हैं। तो इसका मास हो गया बच्चों m और इसकी रेडियस हो गई r। अब याद करके बताओ कि हमने पॉइंट कहाँ पे लिया था? हमने पॉइंट इसके एक्सिस पे लिया था। और कितनी डिस्टेंस पे लिया था? हम मान लेते हैं x पे या स्मॉल r डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट P लिया है। हम यहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो अगर हम कोई छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dm, ठीक है, तो इस dm से ये जो पॉइंट P है वो किस डिस्टेंस पे है? तो इस dm से ये जो पॉइंट P है बच्चों, ये r² प्लस स्मॉल r² डिस्टेंस पे है। कैसे निकाला हमने? पाइथागोरस लगा दिया, एज सिंपल एज डेट। अब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो पोटेंशियल इस dm की वजह से है वो कितना है? वो है -g अपॉन में डिस्टेंस, और डिस्टेंस है बच्चों हमारे पास r² प्लस स्मॉल r²। तो जब आप इस सारे के सारे पार्टिकल्स को जोड़ोगे तो मैंने आपको बताया कि इसमें सारे के सारे जब पार्टिकल जुड़ जाएंगे तो आपको सिर्फ dm को इंटीग्रेट करना रहेगा अपॉन में r² प्लस m।
प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या, v इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, ठीक है, ड्यू टू ए यूनिफॉर्म रिंग एट एनी पॉइंट आर फ्रॉम इट्स सेंटर। अब अगर बच्चों आप इसी को सेंटर पे देखना चाहते हैं, एट सेंटर, तो एट सेंटर के लिए हम क्या कर देंगे बच्चों, स्मॉल आर की वैल्यू को जीरो रख देंगे। जैसे ही आप स्मॉल आर जीरो रख दोगे वैसे ही पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आपके पास जो वैल्यू होती थी वही आ जाएगी जी एम बाई स्मॉल आर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग क्या होता है, माइनस जी एम बाई, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर आने वाला है क्योंकि स्मॉल आर जीरो हमने रखा है, तो माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। ठीक है, तो अगर आप देखें तो पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, इन्वर्सली है ना। तो इसको हम लोग, इसका अगर हम v वर्सेस r ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम इसका v वर्सेस r ग्राफ में यहीं पे बना दूं आपके लिए सिंपली। तो बच्चों v वर्सेस r ग्राफ इसका क्या बन जाएगा, आपके पास यहाँ पे जब आप सेंटर पे हैं तो आपके पास वैल्यू है जी एम बाई आर, और यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो ये आपके पास पोटेंशियल का ग्राफ आ गया, वी आर ग्राफ आ गया। तो आपको वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास क्या होगा, अगर n नंबर का आएगा तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक छोटी सी हम टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नोट करना है, एक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर का। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, आप भी ऐसी ही टेबल बना के और इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसे याद रखेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, इसमें कोई भी मतलब डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है और बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। ओ माय गॉड, ई बन गया ये तो। चलिए पहले इसको निपटाता हूँ मैं। थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। तो बच्चों अब हमारी टेबल बन रही है, आप भी ये टेबल बनाएं ताकि हम वैल्यूज़ को आसानी से लिख सकें। ठीक है, चलिए। तो बेटा जो फर्स्ट हमारे पास ब्लॉक है इसके अंदर हम लोग लिखने वाले हैं हॉलो स्फीयर। ठीक है, और जो हॉलो स्फीयर होता है हमें पता है कैसा होता है, जो अंदर से क्या होगा, हॉलो होगा और अंदर कोई मास नहीं होगा, सारा का सारा मास कहाँ पे होगा बेटा, इसकी सरफेस पे होगा। तो ये हम एक हॉलो स्फीयर ले रहे हैं। ठीक है, इस हॉलो स्फीयर के 3 पॉइंट्स होंगे बेटे। एक तो होगा इसका इंटीरियर पॉइंट, कोई मान लो हमारे पास इसके इंटीरियर में कोई पॉइंट है P, फिर दूसरा पॉइंट होगा बेटा इसकी सरफेस पे S, और तीसरा पॉइंट होगा आउटसाइड कोई पॉइंट होगा, इसको हम बोल देते हैं Q। तो 3 पॉइंट है हमारे पास, P जो है वो इंटीरियर पॉइंट है, S जो है वो सरफेस का पॉइंट है, और Q जो है वो बेटा क्या है, आउटसाइड का पॉइंट है। तो हम इन तीनों पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू को देखते हैं ड्यू टू ए, इस हॉलो स्फीयर को हम स्फेरिकल शेल भी कहते हैं। तो अगर आपके पास स्फेरिकल शेल वर्ड आ जाए तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि स्फेरिकल शेल का मतलब और कुछ नहीं, हॉलो स्फीयर। ठीक है, अब इसके हम इनसाइड पॉइंट पे देखेंगे, आउटसाइड पॉइंट पे देखेंगे और सरफेस पे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि बेटा जब हम इनसाइड की बात कर रहे हैं, एट एनी इनसाइड पॉइंट, एट एनी इनसाइड पॉइंट, तो बेटा आपको ये ध्यान होगा कि जब हमने हॉलो स्फीयर किया तो कि इनसाइड के पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी थी वो 0 थी,
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, 0। और ग्रेविटेशनल फील्ड अगर वहाँ पे इंटेंसिटी 0 थी तो यहाँ पे इनसाइड के पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है बच्चों, वो एक कांस्टेंट आएगी जिसकी वैल्यू होगी Gm/r। अब ये वैल्यू कांस्टेंट क्यों आएगी, क्यों होती है भाई, फील्ड की वैल्यू 0 हो गई तो उससे v की वैल्यू कांस्टेंट क्यों आ गई, ये अभी हम आगे लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब अगर हम किसी सरफेस के पॉइंट की बात करें बेटा, एट सरफेस वाला पॉइंट, तो जब हम सरफेस पे बात करेंगे तो जो v की वैल्यू होगी सरफेस पे, वो इनसाइड में कहीं पे भी जो वैल्यू होगी उसके बराबर होती है, और जिसका आंसर होता है Gm/r, जहाँ पे r क्या है, रेडियस है होलो स्फीयर की, और मास m है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। अब अगर हम कोई आउटसाइड का पॉइंट ले लें, एट एनी आउटसाइड पॉइंट, तो बच्चों किसी आउटसाइड पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होगी बच्चों, वो होगी v आउटसाइड, एंड दैट इज इक्वल टू -g/r, -g/r, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो बहुत आसानी से इसका ग्राफ बन जाएगा बच्चों। v वर्सेस r ग्राफ हमें बनाना है। चलिए देखते हैं इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, जब बेटा हम लोग अंदर थे, यानी कि जब r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी थी तो कांस्टेंट था, और इसके बाद ये जो वैल्यू है वो धीरे धीरे इन्वर्सली जा रही है ना। तो यहाँ पे जो ग्राफ आ जाएगा उसका नेचर कुछ ऐसा होगा, जब r = r आया तो वैल्यू सेम रही -Gm/r। जैसे ही आप इससे आगे बढ़े तो v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया r के, इसलिए इसका ग्राफ नीचे की तरफ चला गया। तो यहाँ पे आपका ये जो ग्राफ है वो आ रहा है v वर्सेस r ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन होगा जब r लेस देन r होगा, और जैसे ही r ग्रेटर देन r हुआ, यानी इस वाले जोन में, तो वो आपका जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ गया, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब बच्चों हम लोग बात कर सकते हैं सॉलिड स्फीयर की। तो हमें पता है कि अगर हम सॉलिड स्फीयर लेते हैं तो सॉलिड स्फीयर में जो मास होता है वो मास सारा का सारा इसके अंदर होता है, यानी कि वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब अगेन हम कोई पॉइंट P लेंगे बेटा इसके सेंटर से, जो कि इनसाइड का पॉइंट होगा, सरफेस का पॉइंट कोई S होगा, और आउटसाइड का पॉइंट कोई Q होगा, ठीक है। यहाँ पे जो R जो है स्मॉल r, ये है इनसाइड के लिए, ऐसे ही कैपिटल R है सरफेस के लिए, और बाहर के लिए भी हम R से लिख रहे हैं। आप चाहें तो RI और RO कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इनसाइड का पॉइंट है इसके लिए वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग होती है और आपको याद रखनी पड़ेगी। जो वैल्यू होती है इनसाइड पॉइंट के लिए वो होती है बच्चों -Gm/r³ इंटू 3/2 r² -1/2 स्मॉल r²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप सरफेस पे आएंगे तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखेंगे, और जैसे ही आप रखेंगे आपको सरफेस पे वैल्यू मिल जाएगी -Gm/R। जैसे ही आप आउटसाइड जाएंगे तो आउटसाइड में क्या होगा, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होने लग जाएगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा तो v आउटसाइड अगेन आ जाएगा -Gm/r। इसका जो ग्राफ होता है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ होता है, इसको ध्यान से बनाएंगे। इसका जो ग्राफ होगा बच्चों वो कैसा होगा, देखिए इसमें सबसे पहले तो आप पहुंच जाइए हाईएस्ट पॉइंट जो आपका है -Gm/r, यहाँ पे पहुंच गया आप -Gm/r, ठीक है। यहाँ से आपका ग्राफ r तक तो ऐसे जाएगा, और जैसे ही आप r पे पहुँचेंगे उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये आपका है r = r के लिए। यहाँ पे ग्राफ आपका -Gm/r ही होता है ना, और यहाँ पे है आपका -Gm/r सरफेस के ऊपर, और यहाँ पे है आपका -1.5 Gm।
तो यहाँ पे आता है बच्चों आपका, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, मुझे तो याद है इसलिए मैं सीधे लिख पा रहा हूँ, आप जब तक याद नहीं करेंगे आप नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू ये आ जाएगी और R इक्वल टू R इज ग्रेटर देन R के लिए V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के, और ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा V वर्सेस R का ग्राफ फॉर ए सॉलिड स्फीयर। तो ये बच्चों सॉलिड स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर देख लिया हम लोगों ने, और सॉलिड स्फीयर देख लिया, और रिंग देख लिया। तो ये था आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग, ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर, ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है बच्चों रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग सीखेंगे इसके अंदर बच्चों। ठीक है, तो देखिए हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, क्लियर। तो इसे डिफाइन किया जाता है बेटा, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड को लिखें ई से, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है बेटा वो इक्वल होती है नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ v। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि ग्रेडियंट क्या क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि अगर आप स्पेस में आगे जाते जाएंगे तो आपका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ करता जाएगा और उसी रेट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, इसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं, क्लियर। जैसे कि इसे लिखते कैसे हैं, इसे लिखते हैं बेटा E इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ग्रेडियंट को लिखा जाता है करली V बाई करली X आई कैप प्लस करली V बाई करली Y जे कैप प्लस करली V बाई करली Z के कैप। इसे बेटा बोलते हैं, ये एक करली ऑपरेटर है, करली बाई करली ये ऑपरेटर होता है। ये ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करता है। जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करता है। कैसे करता है ये अभी मैं आपको सिखाऊंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए बच्चों, जैसे सपोज करो हम एक फंक्शन ले लेते हैं छोटा सा, दैट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ पोटेंशियल आपको दिया हुआ है किसी प्लेस पे एक्स वाई स्क्वायर जेड, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड या सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड फंक्शन। हमें ग्रेविटेशनल फील्ड का फंक्शन पता करना है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे करली वी बाई करली एक्स। इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ध्यान से, जब हम एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो बाकी दोनों क्वांटिटी हैं इन दोनों को कांस्टेंट मान के वैसे का वैसा रख लेते हैं। तो वाई स्क्वायर जेड रखेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1। तो करली वी बाई करली एक्स आ जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर जेड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब देखिए अगर हम करली वी बाई करली एक्स निकालना चाहते हैं तो अब हमें वाई निकालना चाहते हैं तो अब हमें वाई वाले को छोड़ के बाकी को कांस्टेंट मांगना है। तो बाकी कौन है, एक्स जेड, और बचेगा क्या, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चों, 2y। तो हमारे पास आ गया 2xz y। अब हम निकालेंगे बच्चों करली v बाई करली z। तो अगर हम z निकाल रहे हैं तो हमारे पास x और y ये कांस्टेंट रहेंगे और z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों एक्स वाई स्क्वायर। अब आपके पास ये तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। जैसे ही तीनों वैल्यू आ जाएगी आपके पास फंक्शन आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर जेड आई कैप प्लस 2xyz जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर के कैप। ये आपका बच्चों फील्ड का फंक्शन हो गया, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड उस स्पेस में इस तरीके से वेरी कर रही है या इस तरीके से उस स्पेस को फॉलो कर रही है। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि E की वैल्यू 0,1 या 0,01 पे बताओ, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि x की वैल्यू 0 रखनी है,
y की वैल्यू 0 रखनी है और z की वैल्यू 1 रखनी है। तो अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो देखिए पहला फंक्शन 0 होगा, दूसरा फंक्शन 0 होगा और तीसरा भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये अभी आपको देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि भाई ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, लेकिन अगर आप इसको बार बार करेंगे और 2-3 क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको फील्ड की वैल्यू दी हुई है, फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ स्पेस दिया हुआ है, इसे हम फंक्शन ऑफ स्पेस कहते हैं आर का। तो फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ स्पेस दिया हुआ है, आप सपोज करो कि आपको दिया है एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, प्लस या एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई दिया हुआ है। तो आपको बताना है फाइंड दी ग्रेविटेशनल फंक्शन, तो आपको ई आर बताना है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए फिर से करली वी बाई करली एक्स, जब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का हो गया 2x और y कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहा। सेकंड फंक्शन में यहाँ पे x है ही नहीं, तो अगर x नहीं है तो ये दोनों कांस्टेंट हैं और दोनों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। पहले वाले टर्म में x था इसलिए हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, सेकंड वाले टर्म में बच्चों x है ही नहीं, तो यहाँ पे अब आपको जब x नहीं है आपके पास तो आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हमने 0 लिख दिया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कब आपको डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, कब नहीं करना है, किस टर्म का नहीं करना है। जैसे आगे बढ़ते हैं, अब आपको मान लीजिए हमें निकालना है करली वी बाई करली वाई। तो करली वी बाई करली वाई क्या होगा, पहले फंक्शन में y है तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, y का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। सेकंड में भी y है तो z स्क्वायर ऐसे रहेगा, y का 1 हो जाएगा। अब हमें निकालना है करली वी बाई करली z, तो z में क्या होगा, फर्स्ट दोनों कांस्टेंट हैं तो 0 होगा और z स्क्वायर का होगा 2z और y ऐसे ही रहेगा। अब आपके पास तीनों आ चुके हैं, तो आपके पास जो फील्ड का फंक्शन आ गया एज ए स्पेस r, वो क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव से स्टार्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट होता है तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, तो -2xy, इसके साथ आएगा i कैप, प्लस में एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसके साथ आएगा j कैप, क्योंकि ये y का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में ये आया था, और 2zy इसके साथ आएगा बच्चों k कैप। ठीक है, तो ये आपका सीधा का सीधा फंक्शन आ गया है। ठीक है, E का या ग्रेविटेशनल फील्ड का। अब अगर मेरे से पूछता है कि E की वैल्यू बताइए 2, 1, 2 पे, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, 2 x की जगह 2 रखूँगा, y की जगह 1 i कैप, प्लस x की जगह 2 रखा, z की जगह z की जगह 2 रखा j कैप, प्लस 2 z की जगह 2 रखा, y की जगह 1 रखा k कैप। तो एट 2, 1, 2 हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, -4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप, ये हमारे पास फंक्शन आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट 2, 1, 2 आपके पास वैल्यू आ गई -4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि जो E होता है वो होता है -dv/dr, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो अब आपको यहाँ पे समझना है बच्चों कि किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन 0 कब आता है, जब वो चीज़ कांस्टेंट होती है, यही तो हमने सीखा है। उसका डिफरेंशिएशन 0 कब आता है, जब वो चीज़ कांस्टेंट होती है। अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। अब जब मैंने आपको हॉलो स्फीयर पढ़ाया तो हॉलो स्फीयर में बच्चों जो ग्रेविटेशनल फील्ड थी वो इनसाइड कितनी थी, 0 थी। और फील्ड है क्या, फील्ड बेसिकली पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन आ रहा है, और पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन अगर 0 आ रहा है इसके मतलब क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, फील्ड 0 आ रहा है हॉलो स्फीयर के अंदर। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था कि जो हॉलो स्फीयर होता है इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो
कांस्टेंट होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको ये क्यों होता है कांस्टेंट, बिकॉज अंदर ई की वैल्यू 0 होती है, और अंदर ई की वैल्यू 0 हो गई तो ये कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि ये बेसिकली जो ई होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल से आता है, और डिफरेंशिएशन कब 0 होगा, जब कोई कांस्टेंट वैल्यू वहाँ पे ली गई होगी। तो आज के लिए बच्चों हमने पढ़ लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगला जो टॉपिक है, अगला लेक्चर में लेके आऊँगा आपके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और फिर हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स लॉ। ठीक है, आज फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे इस लेक्चर में। धीरे धीरे इस लेक्चर को और इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में उनको कवर करेंगे। आज इतना ही करते हैं, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसको कवर कर लेंगे। जितना भी मेरे को टाइम मिल रहा है उसके बेसिस पे मैं आपको बना के दे रहा हूँ ये लेक्चर। कॉपी में नोट डाउन करते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि रोज़ का काम रोज़ ख़त्म करें। ठीक है, हैव ए ग्रेट डे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दें। अगर बीच में ईगो नहीं आ रही है तो, ईगो हर्ट हो जाती है कई लोगों की कि दूसरों के लिए हम क्यों करें कुछ भी, बट अगर ऐसा नहीं है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे।